नमस्कार दोस्तों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कैसे हैं आप लोग? अर्थव्यवस्था का क्लास डेली का डेली चल रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि ये जो अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी का क्लास चल रहा है ना, एक केवल प्रॉपर सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों के लिए है। चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो सिविल सर्विसेज की या फिर मुख्य परीक्षा हो, दोनों को ध्यान में रख करके ट्रेंड एनालिसिस के बेस पर एक क्लास आपको जो है आउटपुट किया जा रहा है। ठीक है ना। आते हैं आज का मेन जो टॉपिक है वो आपका संभाव्य जीडीपी, जिसे हम पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। नेशनल इनकम अभी टॉपिक चल रहा है, उसके अंतर्गत ये जो है सब टॉपिक है जिसको हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इससे पहले आपका जीडीपी हो गया है, जीएनपी हो गया है, एनएनपी हो गया है, एनडीपी हो गया है, मार्केट प्राइस हो गया है, फैक्टर कास्ट हो गया है, रियल जीडीपी हो गया है, नॉमिनल जीडीपी हो गया है। भैया ये सब आप पढ़ लीजिए, उसके बाद एक क्लास देखिएगा, नहीं तो हवा नहीं लगेगी। ठीक है ना। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पे। वहां पर आप देख लीजिए, सारा कुछ प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। जाकर के प्लेलिस्ट में इकोनॉमी का सारा वीडियो आप देख करके फिर ये वीडियो देखेंगे तो जब आप में इंटरेस्ट भी जागेगा और आसानी से आपको जो है समझ में भी आएगा और क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। आते हैं फिलहाल अपने टॉपिक पे। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? देखिए, पोटेंशियल मतलब कि संभाव्य, संभाव्य मतलब कि एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि हमारा जो उत्पादन है ना, इससे ज़्यादा उत्पादन हम कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ कारणों से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। चाहे जो है हम मानव संसाधन का बेहतर प्रयोग ना कर पा रहे हों, तकनीकों का बेहतर प्रयोग ना कर पा रहे हों, हमारे यहाँ बेरोजगारी का स्तर ज़्यादा हो, गरीबी का स्तर ज़्यादा हो, आय असमानता का स्तर ज़्यादा हो, अकुशलता का स्तर ज़्यादा हो। तमाम ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो हम उत्पादन देना चाहिए वो उत्पादन दे ही नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे उदाहरण के रूप में हम कहें कि 24 टन प्रति हेक्टेयर हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, जबकि हमारी क्षमता क्या है? 60 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता है। तो अगर हम कहें कि जो गेहूं की उत्पादन संभाव्य जीडीपी होगी वो 60 टन प्रति हेक्टेयर की हो सकती है, लेकिन हम रियल में कितना कर रहे हैं? 24 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन अभी कर रहे हैं गेहूं का। तो ऐसे ही जीडीपी होती है। जीडीपी हमारी मान लीजिए कि 300 लाख करोड़ की इतने समय रियल प्राप्त हो रही है, जबकि 450 लाख करोड़ की हमको जो है जीडीपी प्राप्त हो सकती है अगर हम बेहतर तौर पे आय असमानता खत्म कर दें, लैंगिक भेदभाव खत्म कर दें, बेहतर तकनीकों का प्रयोग करें, है ना। बेहतर जो है जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, चाहे कृषि क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र हो, मतलब उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, एक संतुलित विकास पर आधारित जो है निवेश प्रणाली, तकनीकों या फिर जो है नवाचार को स्थापित करके जो है उत्पादन गतिविधियों को संचालित करें, तो कुल मिलाजुला कर जो हमारी जीडीपी है उसका स्तर बढ़ जाएगा। तो जो बढ़ जाएगा ना, वही हमारा क्या है? संभाव्य जीडीपी है। एक बार सुनना जरा, क्या है ये? पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है। थोड़ा स्पीड तो नहीं हो जाता, मेरी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए और फिर वीडियो को पुश करके आराम से लिख लीजिए। ठीक है ना। आते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था में बिना मुद्रास्फीति बढ़ाए, इसको ध्यान में रखिएगा, किसी देश की अर्थव्यवस्था में बिना मुद्रास्फीति बढ़ाए और बिना संसाधनों पर दबाव डाले देश में उपलब्ध संसाधनों, जैसे हमारे पास मजदूर हैं, मशीनें हैं और ज़मीनें हैं, तकनीकें हैं, ठीक है ना, हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं इनका सही और उचित उपयोग करके, ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारे पास संसाधन है उनका सही और उचित उपयोग करके, हाँ ध्यान में रखिएगा कि मुद्रास्फीति नहीं बढ़नी चाहिए और संसाधनों पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं। ठीक है ना। ये नहीं कि हमारा धाड़ी विकास प्रभावित हो जाए, हमारे पास मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई का स्तर इतना ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं करना है। मुद्रास्फीति या महंगाई को ध्यान में रखते हुए और संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, और फिर जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनका सही और उचित उपयोग करके जब हम उत्पादन क्षमता को बढ़ा दें तो उसे ही क्या कहते हैं? संभाव्य जीडीपी कहते हैं। ठीक है ना। अब वही एग्जाम्पल हम आपको फिर से दे रहे हैं कि भाई 24 टन प्रति हेक्टेयर हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। गेहूं का उत्पादन हम कितना कर रहे हैं? 24 टन प्रति हेक्टेयर। मान लीजिए कि इसका जो है मूल्य अगर 20 रुपया होगा तो 24 दूना 48, 48, तो अब जोड़ लीजिए आपका जीडीपी कितना आएगा। लेकिन हमारे पास जो क्षमता है गेहूं के उत्पादन की ना, वो 60 टन प्रति हेक्टेयर हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई? बेहतर हम मशीनरी का प्रयोग करें, बेहतर हम तकनीकों का प्रयोग करें, बेहतर हम रासायनिक खादों का प्रयोग करें, कीटनाशकों का बेहतर हम प्रयोग करें, है ना। हम किसानों को प्रशिक्षण दें, हम मतलब कि शोध अनुसंधान स्थापित करें एग्रीकल्चर के लिए, तो जायज़ है कि हमारा तो उत्पादन तो बेहतर होगा। ये मैं डाटा इसलिए लिखा हूं ना कि ये डाटा इंडिया का है, खाद्यान्न उत्पादन का 24 टन। ये डाटा आपका चाइना का है। भाई चाइना से ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिव लैंड है, उसके बावजूद हमारा साला मतलब कि उत्पादकता क्यों कम है? संभाव्य जीडीपी तो हमारी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारी जो है रियल जीडीपी कम प्राप्त हो रही है। तो ये सब समस्याएं हैं ना। खैर, एक दूसरी परिभाषा में यहाँ पे लिखा हूं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था बिना महंगाई बढ़ाए पूरी क्षमता से जितना उत्पादन कर सकती है उसका पोटेंशियल जीडीपी होगा। मुझे लग रहा है कि समझ में आ गई होगी बात।
पोटेंशियल जीडीपी में क्या ध्यान रखना है कि महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, संसाधनों के उचित उपयोग से उत्पादन क्षमता को हम जब बढ़ा सकते हैं या बढ़ा देते हैं या बढ़ाने की क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संभाव्य जीडीपी कहते हैं। ठीक ना भैया, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक उदाहरण मैं लिखा हूं कि मान लें कि भारत की जो रियल जीडीपी है वो 300 लाख करोड़ रुपए की है। अब देखा, एकदम ध्यान से सुना भैया सभी, ठीक है ना। यहां पे कह रहा है कि भारत की जो रियल जीडीपी है वो 300 लाख करोड़ की है, जबकि अर्थव्यवस्था की पोटेंशियल जीडीपी मतलब कि भारत की जीडीपी बढ़ कितनी सकती है, इसकी हमकी क्षमता कितनी है, संभावना कितनी है बढ़ने की, 450 लाख करोड़ की है। मतलब कि 450 लाख करोड़ की है, लेकिन हमको रियल में प्राप्त कितना हो रहा है, 300 लाख करोड़ का प्राप्त हो रहा है। 450 लाख करोड़ ये जो है ना, यही संभाव्य आपकी जीडीपी होगा। अगर हम जीडीपी अंतराल देखें तो कभी कभी पूछ सकता है कि जीडीपी अंतराल क्या होता है, कि जो संभाव्य जीडीपी होता है और जो रियल जीडीपी होता है, इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, जीडीपी अंतराल कहलाएगा। मतलब संभाव्य जीडीपी कितना है, 450 लाख करोड़, लेकिन हमको रियल जीडीपी कितना प्राप्त हो रहा है, 300 लाख करोड़। तो जो 150 लाख करोड़ है ये आपका जो है जीडीपी अंतराल है। फिलहाल आपका जो मेंस का क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि संभाव्य जीडीपी को परिभाषित कीजिए तथा संभाव्य जीडीपी मतलब कि पोटेंशियल जीडीपी को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारकों को जो है का उल्लेख करिए। ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ पूछा गया है कि बाधक तत्व इसमें क्या क्या है। तो फिलहाल जो पोटेंशियल जीडीपी है या संभाव्य जीडीपी है उसको जो है कौन कौन से तथ्य निर्धारित करते हैं उसको जरा देखते हैं। कह रहा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संतुलन स्थापित करना। अरे भाई सीधी सी बात है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र होता है, उद्योग क्षेत्र होता है और सेवा क्षेत्र आपका होता है। ठीक है ना। अब समस्या क्या है कि जो आपका सेवा कृषि क्षेत्र है ना, कृषि क्षेत्र जो जीडीपी में पार्टिसिपेट करता है वो 17.7% करता है, लेकिन पॉपुलेशन कहाँ पे है, कितनी है, लगभग 50% है। मतलब कि 46% टोटल जो है पॉपुलेशन टोटल श्रम बल का 50 लगभग 46% ये जो है कृषि में है, लेकिन उत्पादन कितना दे रही है, लगभग 17% दे रही है जीडीपी में। उद्योग क्षेत्र में 27% जो है जीडीपी में पार्टिसिपेशन। वहीं पर सबसे कम पॉपुलेशन यहाँ पे है, सबसे कम जनसंख्या यहाँ पे इन्वॉल्व है, लेकिन जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ पे दे रही है। तो मेरा ये कहना है कि जो क्षेत्रीय असंतुलन है ना, ये जो है प्रभावित कर रहा है संभाव्य जीडीपी को। तो यहाँ पर जो है निवेश बढ़ाने की जरूरत है, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है, कृषि क्षेत्र में जो है अनुसंधानों की जरूरत है, तमाम प्रकार के रिसर्चर की जरूरत है और तकनीकों की जरूरत है, जिससे जो है यहाँ पर कुल मिला जुला करके कम से कम यहाँ पर जीडीपी की भूमिका तो बढ़ सके, जीडीपी में एग्रीकल्चर की। ठीक है ना। तो खैर बीच की गाड़ी हमने गायब कर दिया है। जो उद्योग क्षेत्र, देखिए कृषि क्षेत्र बेहतर होगा तो उद्योग क्षेत्र भी बेहतर होगा, और दोनों ही अगर बेहतर होंगे तो सेवा क्षेत्र अपने आप हाई होगा। ठीक है ना। चाइना ने इस पे काफी वर्क किया उद्योग क्षेत्र पे, हमने इसको जो है इसकी बीच की कड़ी को गायब कर दिया। हम यहां से सीधे जंप कर गए कहां पे, सेवा क्षेत्र पे, इसको छोड़ दिए। ठीक है। तो यहां पर फोकस अगर हम करते हैं तो फिर हमारे लिए संभाव्य जीडीपी बेहतर होगी। फिर आईएमएफ की देखिए एक रिपोर्ट बताती है कि अगर जो है लैंगिक समानता हम स्थापित करते हैं, मतलब कि अगर महिलाओं की रोजगार में भूमिका बढ़ाते हैं, अगर 50% भी हो गई महिलाएं, 50% जो मर्द हैं, ठीक है ना, पुरुष हैं, वो हो गए, तो जो आपकी संभाव्य जीडीपी वो 27% जो है इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मानव संसाधन का भाई उचित प्रयोग हमको करना पड़ेगा। फिर नवाचार एवं तकनीकों का उपयोग, ये जो है ये देखिए निर्धारित करने वाले कारक हैं कि आपकी संभाव्य जीडीपी कितनी हो गई। ठीक है ना। अच्छा, यही प्रभावित भी करते हैं। फिर बाजार अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुखता। सीधी सी बात है कि एक हमने बताया था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसी को बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब यहां पर मांग, आपूर्ति और जो लाभ होता है ये सब सारा चीज जो है बाजार की शक्तियों पर निर्धारित होता है। लाभ के लिए आधारित अर्थव्यवस्था कार्य करती है। यहाँ पर निवेश अच्छा होगा, यहाँ पर प्रतियोगिता अच्छी होगी, यहाँ पर उत्पादन स्तर बेहतर होगा, रोजगार यहाँ पर बढ़ेगा, आपका जो एफडीआई है वो बेहतर होगा, यहाँ पर कुल मिला जुला कर निर्यात वगैरह आप बेहतर कर सकते हैं। तो आपका जो संभाव्य जीडीपी है वो काफी ज्यादा बेहतर और अच्छा होगा। ठीक है ना। इसके अलावा जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है और जो फिस्कल पॉलिसी है ये आपकी बेहतर होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है ना। ये इसके अलावा ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मतलब कि राजनीतिक स्थिरता, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि हर साल दूसरे साल सरकार बदल रही है तो साला जो पोटेंशियल जीडीपी है वो प्रभावित होगी। तो ये राजनीतिक स्थिरता आपकी बेहतर होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। नियामकीय ढांचा, मतलब ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये अच्छा होना चाहिए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से आशय ये है कि भाई कोई चीज़ अगर आप मतलब कि जैसे उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो उसके लिए जो है तमाम संस्थाओं से जाकर के परमिशन लेना पड़ता है, तो वहाँ पर लाल फीता शाही वगैरह दिखती है। तो आपकी रेगुलेटरी मतलब कि नियामकी जो ढांचा है वो खराब है,
वो सही नहीं है। इसके अलावा अवसंरचनात्मक विकास, ये सब कई ऐसे कारण हैं जो है निर्धारित करते हैं कि आपकी संभाव्य जीडीपी क्या होगी। ठीक ना भैया। यहाँ पे कह रहा है कि संभाव्य जीडीपी को साकार करने में भारत के समक्ष चुनौतियां, तो ए वाला क्वेश्चन ये भी था, उसमें एक पार्ट था क्वेश्चन के। तो यहाँ पर कौन कौन सी चुनौतियां भारत के संदर्भ में है कि अगर संभाव्य जीडीपी भारत बढ़ाना चाहे लेकिन कुछ चुनौतियां उसमें उभर कर आ जाती हैं। कौन कौन सी? लैंगिक असमानता। तो यहाँ पर समस्या क्या है कि भाई महिलाओं की जो भूमिका है वो 27-28% के आसपास है। मैं कह रहा हूँ कि 50% तो महिलाएं होनी चाहिए ना भाई। जनसंख्या में अगर 48-49% के आसपास महिलाएं हैं तो लगभग आप जो है 48-49% उनकी पार्टिसिपेशन करिए ना। पुरुषों की 52%, इनकी 48% अगर हो जाए तो ये जान लीजिए कि भारत की जो जीडीपी हो 27% बढ़ जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है आईएमएफ की रिपोर्ट बोलती है। तो लैंगिक असमानता है भारत में, एक प्रकार की चुनौती है। ठीक है ना। भारत में बेरोजगारी और अल्प रोजगार का मुद्दा है। पीएलएफएस रिपोर्ट बताती है, जिसको आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट कहते हैं। अच्छा, 2023 का जो पीसीएस था उसमें पूछा गया था ये पीएलएफएस रिपोर्ट को। ठीक है ना, कि भारत की बेरोजगारी दर बढ़ी है कि घटी है? नहीं, बढ़ी थी। ठीक है, अब तो ये बढ़कर के और भी हो गई है, 5.1% से लेकर के जो है 5.6% हो गई है। तो एक समस्या ये भी है कि भारत में लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, एक चुनौती है। भाई लोग काम ही नहीं करेंगे ना, लोग काम नहीं करेंगे तो जो हमारी जीडीपी है, जो उत्पादन है, वो तो प्रभावित होगा। जब उत्पादन प्रभावित होगा तो जीडीपी, तो संभावित जीडीपी भी प्रभावित होगी। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में पुरानी विधियों का प्रयोग, भाई हम जो है ठेला से ही काम करेंगे, ट्रैक्टर से ही काम करेंगे, या फिर रेलगाड़ी बैलगाड़ी से ही काम करेंगे, या जो क्या नाम होते हैं बैल वगैरह, इनसे जो है खेत की जुताई वगैरह करेंगे। तो हमारी पुरानी विधियां, मेरा यही कहना है कि हम पुरानी विधियों पर ही संचालित काम को संचालित करते हैं, जिससे हमारे अंदर तकनीकी नवाचार, मशीनीकरण, इनका अभाव होता है। तो हमारी जीडीपी थोड़ा सा दब जाती है, तो संभाव्य जीडीपी के लिए एक चुनौती बनकर उभरती है। लाल फीताशाही, ठीक है ना, यहाँ पर लाल फीताशाही, इसके अलावा वर्ग विशेष को जो है वरीयता वगैरह देना, है ना, ब्यूरोक्रेट्स का जो है निरंकुशता जैसा व्यवहार करना, अनैतिकता जैसा, तो लोग इससे काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा काम वगैरह भी नहीं करना चाहते हैं यार। ठीक है, लाल फीताशाही भारत में। तो इसके अलावा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में असमान विकास, असंतुलन हमने तो पहले बता दिया था कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। किसी क्षेत्र में 7.7% जीडीपी में योगदान देता है, उद्योग क्षेत्र 27.7% और सेवा क्षेत्र 54.6%। लेकिन यहीं पे जो योगदान देता है एग्रीकल्चर तो ठीक है, लेकिन समस्या है क्या कि देश की आधी जनसंख्या कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व है, लेकिन उत्पादन 17.7% ही जीडीपी में दे पाता है भागीदारी। तो ये जो है असंतुलन, ये जो है एक प्रकार की चुनौती है। ठीक है ना। भारत में गरीबी, एमपीआई जो जारी किया गया था 2024 वाला, शायद एकदम लेटेस्ट में बता रहा हूँ कि 11.3% एमपीआई है। मतलब कि ये जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, 11 मतलब विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, जहाँ पर 1 अरब 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो, वहाँ पर एमपीआई अगर इतना हो तो ये जान लीजिए कि फिर कितना ज़्यादा गरीबी होगी। तो ये एक समस्या है, चुनौती। आय असमानता, देखिए शीर्ष 10% जो जनसंख्या है उसके पास कुल भौतिक संसाधनों का 70% संसाधनों पर नियंत्रण है, ये ऑक्सफैम रिपोर्ट बताती है। तो ये कुछ है, इसे ऐसे कारण हैं जो संभाव्य जीडीपी के लिए चुनौती बनकर उभरते हैं भारत में। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अन्य बातों के अलावा एआई का उपयोग, कारपोरेट दरों को न्यून करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन्वायरमेंट और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, निवेश, उदार राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति तथा मानव पूंजी पर बल देने से संभाव्य जीडीपी अपने बेहतर स्तर को प्राप्त कर सकती है। मतलब ये भी भारत में जो है थोड़ा सा कमजोरी है। अब इसको वगैरह ये सब सारा चीज़ बेहतर किया जाए और जो समस्याएं चुनौतियां थी उनको बेहतर किया जाए तो संभाव्य जीडीपी है, जो हमने बताया ना कि 300 लाख करोड़ रुपया हमको प्राप्त हो रही है, तो रियल है। लेकिन हमको जो संभाव्य हमारी संभावना है, फ्यूचर की हमारी जो जीडीपी है वो 450 लाख करोड़ की हो सकती है। तो ये सब सुधार करें तो अपने आप पहुंच जाएगी। मेंस में क्वेश्चन क्या पूछा गया 2020 के यूपीएससी में, आईएएस में, संभाव्य जीडीपी को परिभाषित कीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है कि इसके निर्धारक कारकों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन में ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। फिर कह रहा है वे कौन से कारक हैं जो भारत को अपना संभाव्य जीडीपी साकार करने से रोकते हैं, मतलब वो चुनौतियां, ये तीसरा क्वेश्चन बन गया। तो एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको अप्रोच तो बड़ा अच्छा लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो आज टाइम ज़्यादा हो गया, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नेशनल इनकम के ही पार्ट को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।